हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं लाइव डिजिटल बोर्ड पर। तो एक या दो दिन में बहुत ही जल्द मेरी भी क्लास शुरू हो जाएगी। अभी विपेंद्र सर की कल क्लास आई थी, जबरदस्त क्लास आई थी और बहुत सारे बच्चों ने उसको पसंद किया है। और आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए एक बार क्लास तो देखिए, देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब से आपको पढ़ने में। तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन से। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था मेरा, पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना। तो अवनी लेखरा जी जो कि महिला है, पैरालंपियन थी, इन्होंने 2 मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज मेडल एक गोल्ड मेडल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरेक सिंह को मिला है। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस सेक्टर में तैनात की पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली। तो भारतीय वायुसेना ने दोस्तों पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं कि इसकी डील रसिया से चल रही थी और रसिया ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। तो पहला S-400 भारत ने कहां पर तैनात किया? पंजाब सेक्टर में। कहां पर? पंजाब सेक्टर में, ठीक है। और इसकी इतनी ज्यादा खासियत है कि जितना बताओ उतना ही कम है। इसको एक जगह पर, जहां पर जिस बॉर्डर पर आप लगा दिए, बिल्कुल समझ लीजिए उस बॉर्डर को आपने पैक कर दिया। कोई भी मिसाइल हो, कोई भी फाइटर प्लेन हो, ये हवा में ही मार गिराएगा 400 किलोमीटर की दूरी पर ही। यानी इसको रेंज में आने से पहले 600 किलोमीटर पहले ही ये जान जाएगा कि कौन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, फाइटर प्लेन आ रहा है, दुश्मनों का क्या आ रहा है। उसको 400 किलोमीटर की रेंज में आते आते वहीं पर तबाह कर देगा। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे खतरनाक टाइप का माना जा सकता है, ठीक है। तो भारत को रसिया ने दिया है। भारत और रसिया की डील हुई थी, लगभग 35,000 करोड़ की ये डील हुई थी रसिया और इंडिया के बीच में। तो रसिया ने डिलीवरी भी इसकी शुरू कर दी है। फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक दुनिया का सबसे सुरक्षित है, यानी इस एयर डिफेंस को लगाने के बाद इसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों S-400 ये तो रसिया दे रहा है इंडिया को, तो क्या रसिया के पास भी यही यूज हो रहा है? नहीं, रसिया खुद के लिए S-500 भी डेवलप कर लिया है। और S-500 जो है, नाम तो है S-500, लेकिन इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर है, वो और ज्यादा एडवांस है। फिलहाल रसिया ने S-400 2007 में बनाया था और इसको बेचना शुरू किया 2014-15 के बाद से, ठीक है। तुर्की को इसने दिया है, इसने चाइना को भी दिया है, अब इसने इंडिया को भी दिया है। क्लियर? इंडियन एयरफोर्स आया है। इसके बारे में बात करें तो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ओके, इसके अलावा भारतीय वायुसेना के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, कौन क्या है वाली वीडियो भी हो सकता है जल्दी ही आए। अभी एक्चुअली में वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से सेटअप हो नहीं पाया है, तो इस पर काम चल रहा है। स्टूडियो वाले से भी बात हुई है, वो आकर के सेट कर देंगे अच्छे से पूरा, ठीक है। स्टूडियो सेटअप जब हो जाएगा तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से लाइटिंग होने लगेगी, कैमरा भी अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अच्छे से क्लासेस होगी। अभी फिलहाल आपको एक दो पर डे क्लासेस मिलती रहेंगी धीरे धीरे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष की। तो कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी जी। विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी बन गए हैं भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष। और भारतीय नौसेना के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बन गए हैं एडमिरल आर हरि कुमार। और नए CDS कौन बन गए हैं? नए CDS दोस्तों जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे, अब वो CDS का पद संभालेंगे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालेंगे, ठीक है। कौन है वो हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाणे जी। अगला है, हाल ही में HAL ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए किससे समझौता किया। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोस्तों तेजस लड़ाकू विमानों के लिए, तेजस फाइटर प्लेन्स के लिए BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तेजस जो फाइटर प्लेन है दोस्तों, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट टाइप का है, यानी कि बहुत ही हल्का ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके लिए HAL ने
BEL के साथ समझौता किया है। ये 2400 करोड़ की लगभग डील हुई है। इस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ है अगले 5 वर्षों के लिए, 2023 से 2028 तक के लिए। LCA तेजस Mk1A, ये दुनिया में सबसे छोटा, सबसे समझ लीजिए सबसे लाइट वेट, सबसे हल्का ये लड़ाकू विमान माना जा रहा है। और 83 ऐसे LCA तेजस फाइटर प्लेन के लिए डील हुई है। और क्योंकि दोनों कंपनियां भारतीय हैं, तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है। HAL के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं R माधवन जी। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। देखिए, आपने अभी तक सुना होगा अग्नि 1, अग्नि 2, ठीक है, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये अग्नि P क्या है? अग्नि P मतलब अग्नि प्राइम। आप देखते हो जैसे कोई भी मोबाइल हो, सैमसंग हो या आईफोन हो, वो लोग क्या करते हैं, सैमसंग जैसे कि आईफोन आया तो आईफोन 12, फिर आईफोन 12 प्रो, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो। इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब या प्राइम का मतलब कुछ उसमें एडवांस फीचर्स होते हैं। वही वाला डिवाइस होता है, उसमें कुछ और एडवांस फीचर्स ऐड किए जाते हैं, यानी अपडेट किया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। अग्नि प्राइम मिसाइल बेसिकली अग्नि 1 मिसाइल ही है, बस इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कनस्तर वगैरह लगा दिए गए हैं। कनस्तर लगाने से भी अभी मैं बता रहा हूँ उसका क्या काम है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में ही अमूमन परीक्षण किया करता है DRDO, बहुत बार बताया मैंने। उड़ीसा में टेस्ट फायर रेंज है, चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज, तो वहाँ पर परीक्षण किया करता है। अग्नि प्राइम का भी वहीं परीक्षण किया गया है। देखिए, कनस्तर प्रणाली क्या होता है कि जैसे एक कवर कहते हैं ना, कवर, तो ऊपर से कवर लगा दिया जाता है। मिसाइलों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या फिर कहीं पर स्टोर करना होता है लंबे समय के लिए। अब आसपास में युद्ध तो कोई देख नहीं रहा है, तो क्या होता है कि बना करके हम लोग मिसाइल रख लेते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक रखना पड़ जाता है। तो जब काफ़ी लंबे समय तक रखना होता है तो उसमें मॉइस्चर, धूल, या फिर हो सकता है कि आने ले जाने में उसमें झटके लगें कुछ, तो इन सब से बचाने के लिए कनस्तर लगा दिए जाते हैं। तो ये कनस्तर प्रणाली अब तक नहीं थी, अब इसको लगा दिया गया है, अग्नि प्राइम मिसाइल में फिट कर दिया गया है। और भी कुछ चीज़ें जो इसकी एक्यूरेसी है या फिर स्पीड है या उसका वेट है, वेट कम किया गया है, स्पीड बढ़ाई गई, ये सब चीज़ें थोड़ा मोड़ा और अपडेट किया गया है। और अग्नि प्राइम मिसाइल का अब परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, इससे पहले भी एक परीक्षण हो चुका था, मैंने कवर किया था 1-2 महीने पहले भी। ठीक है, तो वो भी आप याद रखेंगे। DRDO ही करता है ये सभी चीज़ें। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत में जो डिफेंस जो भी मिसाइलें बनती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये संस्था है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। मैंने आपको बताया कि अग्नि प्राइम जो है वो अग्नि 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो अग्नि 1 का यही तो होता है रेंज। ठीक है, अग्नि 2 का रेंज क्या होता है? अग्नि 2 का रेंज दोस्तों 2000 से 3000 के बीच में होता है, यानी लगभग कहें अगर ऑन एन एवरेज 2500 किलोमीटर। और इसके बाद अग्नि 3 अगर आप कहेंगे तो लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज। अग्नि 4 अगर कहेंगे तो लगभग 4500 किलोमीटर की रेंज। और अग्नि 5 मिसाइल जो है वो 5500 किलोमीटर की रेंज में है। देखिए, नाम तो 500 किलोमीटर घटा करके रखा गया है, लेकिन रेंज जो है ना वो 500 किलोमीटर ज़्यादा ही है, क्योंकि ये भारतीय मिसाइल है। इसमें जितना कहते हैं उससे ज़्यादा विश्वास दिलाते हैं। चाइना वालों में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये वजन का भी आधा हुआ है। ट्रेन और सड़क से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अभी आपने देखा दोस्तों DRDO ने लगातार परीक्षण किए हुए थे, कई परीक्षण किए। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों सेनाओं से लिंक करके बताया हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स जो है इसके लिए DRDO ने क्या किया कि इसके लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, यानी इसका हवाई संस्करण का परीक्षण किया, तो भारतीय वायुसेना के लिए हो गया। इसके बाद DRDO ने क्या किया कि वो एक पिनाका रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो भारतीय थल सेना के लिए था। ठीक है, इंडियन आर्मी कह सकते हैं हम लोग, इंडियन आर्मी के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम का किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या होता है? रॉकेट सिस्टम का मतलब होता है वो मिसाइल को जमीन से हवा में मारती है। ठीक है, रॉकेट सिस्टम हुआ। इसके बाद फिर उसने DRDO ने इंडियन नेवी के लिए क्या किया? इसने एक स्मार्ट का परीक्षण किया। स्मार्ट का क्या मतलब हुआ? स्मार्ट का मतलब था दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो। क्या? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो, इसका परीक्षण किया। टारपीडो क्या होता है?
टारपीडो कुछ नहीं है, सेम मिसाइल ही है, बस समुद्र के अंदर अगर कोई मिसाइल जाए, ठीक है, कोई मिसाइल अगर सबमरीन से छोड़ा जाए या समुद्र के अंदर अंदर ही जाए तो उसे टारपीडो कहते हैं। तो मिसाइल वो भी हुआ। तो ये भारतीय नौसेना के लिए किया था इन्होंने इसका परीक्षण। इसके बाद हेलीकॉप्टर के लिए भी इन्होंने परीक्षण किया। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर के लिए इंडियन एयरफोर्स का सहारा लिया और संत मिसाइल का SANT जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया। संत मिसाइल का क्या मतलब होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल में यानी कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, नीचे कोई टैंक वगैरह है, उनको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो हेलीकॉप्टर से हो जाएगा वो। तो ये 4 परीक्षण देखिए, 4 प्रकार की सेना के लिए हमारे डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था। और अभी अग्नि प्राइम का परीक्षण हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अगला, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीत करके के श्रीकांत, किदम्बी श्रीकांत ने एक इतिहास रच दिया है। ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले या कहें फाइनल पहुंचने वाले। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल ये पहुंचे हुए हैं, तो फाइनल ये हार गए और फिलहाल हारने के बाद भी रिकॉर्ड इनके नाम बन गया, क्योंकि फाइनल तक भी अभी तक कोई भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी पहुंचा नहीं था। किदम्बी श्रीकांत दोस्तों फाइनल में सिंगापुर के एक खिलाड़ी से हारे। अच्छा, यहाँ पर उस खिलाड़ी का नाम नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, लोह कीन येव। लोह कीन येव जो है ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। इन्होंने फाइनल में किदम्बी श्रीकांत को हराया। सिंगापुर के ये पहले खिलाड़ी बने दोस्तों, सिंगापुर के ये पहले खिलाड़ी बने गोल्ड जीतने वाले, लोह कीन येव। तो ये जीते गोल्ड, किदम्बी श्रीकांत जीते सिल्वर और लक्ष्य सेन ये भी भारत के हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही इवेंट में, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक ही इवेंट में 2 मेडल भारत को आए। ये भी एक रिकॉर्ड है। किदम्बी श्रीकांत ने ही लक्ष्य सेन को हराया था और लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने दोस्तों गजपति ए किंग विदाउट किंगडम नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? इसको लिखा है अशोक बल ने। ठीक है, इसका विमोचन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, बल्कि लिखा है अशोक बल ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी 18 दिसंबर को इसका विमोचन किए। उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा आप देखेंगे मैप में यहाँ पर है, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं दोस्तों आपको लगभग रोज ही बताया करता हूँ जब भी आता है। तो आज आप लोग थोड़ा सा उड़ीसा से करंट से केवल रिवीजन कर लीजिए, बाकी इसका आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर देखिए, उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना लॉन्च की थी। अभी मैंने उस दिन बताया था आपको, UNCDF के साथ मिलकर के मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना, ये उड़ीसा सरकार की परियोजना है, इसको आप याद रखना। DRDO जो परीक्षण किया करता है उड़ीसा में ही किया करता है। इसके अलावा कलिंग साहित्य पुरस्कार दिया गया था। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला। एक तो मिला श्रीनिवास उद्गाता को, जो कि पुरुष की कैटेगरी में पाए, और दिव्या दत्ता को महिला कैटेगरी में मिला कलिंग साहित्य पुरस्कार। कलिंग जो है ना उड़ीसा का ही पुराना नाम हुआ करता था। तो कलिंग रत्न हो या कलिंग ये साहित्य पुरस्कार हो, जो भी चीजें कलिंग से हो रिलेटेड आप याद रखेंगे उड़ीसा से रिलेटेड है वो। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि उड़ीसा में ही अभी FIH का पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप आयोजित हुआ। तो FIH के द्वारा जो जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ उसको अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके जीता वो विश्व कप। इंपॉर्टेंट है, जवाद नाम का बंगाल की खाड़ी में वहां से तूफान उठा था, उड़ीसा के तटों से टकराया। उसके पहले कार्तिक पूर्णिमा पर अभी बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया था। क्या? बोईता बंदना महोत्सव। ठीक है, ये भी उड़ीसा में मनाया गया था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बालासोर उड़ीसा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर। ठीक है, इतने पॉइंट आपको कम से कम याद होना चाहिए, रिवाइज करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अगला, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में या कहें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? भारत ने कुल जीते हैं दोस्तों 16 पदक, 16 मेडल जीते हुए हैं इंडिया ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अब इन 16 मेडल्स में दोस्तों 4 तो गोल्ड मेडल सामने आए हुए हैं भारत के। इसके अलावा 7 सिल्वर मेडल हैं और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल।
ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें जो 4 गोल्ड विजेता हैं इनके नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि जेरेमी लाल रिगनुंगा हैं जो कि पुरुष कैटेगरी में 67 किलोग्राम के वर्ग में ये जीते हुए हैं वेट लिफ्टिंग में। अंचिता सुली हैं 73 किलोग्राम की कैटेगरी में, पुरुषों में ये जीते हैं। अजय सिंह जो हैं ये भी पुरुष कैटेगरी में जीते हैं 81 किलोग्राम के वर्ग में। पूर्णिमा पांडे जो हैं ये 87 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में महिला कैटेगरी में जीती हुई हैं गोल्ड। ओके, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स आया है, कॉमनवेल्थ गेम भी याद रखिएगा। ये तो कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था। कॉमनवेल्थ गेम अभी 2022 में होने वाला है बर्मिंघम में, ठीक है, इंग्लैंड में। अगला, स्पैम कॉल 2021 से चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो वो है दोस्तों भारत। स्पैम कॉलिंग आप समझ रहे हो ना, जो फ़ोन आते हैं लोन फ्री में देने के लिए या फिर ऑफर कोई देते हैं, ठगी होती है, ठीक है। तो इन सब कालों में अब भारत का स्थान 9वां से हट करके चौथा आ गया है। पहले भारत 9वें स्थान पर था, अब चौथा सबसे बड़ा देश हो गया है जहां पर सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं, ठीक है। ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट जारी की है, ट्रू कॉलर के अनुसार ये रिपोर्ट जारी किया गया है। टॉप 3 में कौन से हैं? टॉप 3 में देखिए ब्राज़ील है, पेरू है और यूक्रेन है। भारत चौथे स्थान पर आता है। अमेरिका दोस्तों पहले दूसरे स्थान पर आया करता था, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए बात यह है कि अमेरिका 20वें स्थान पर आ गया है, दूसरे से 20वें स्थान पर, क्योंकि वहां पर बहुत ही कड़ा सरकारी नियम ला दिया गया इसके खिलाफ। क्या इंडिया को भी ऐसा नियम लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। देखते हैं अब कब तक भारत सरकार इसके लिए नियम लाती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की? तो अभी हाल ही में नागालैंड ने दोस्तों 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। नागालैंड में अब 3 नए जिले आ गए हैं। अब 3 नए जिले आने की वजह से जिलों की टोटल संख्या हो गई है 15। अभी कुछ ही महीनों पहले दोस्तों एक जिला जोड़ा गया था, तो उसके बाद 12 जिले हो गए थे। अब 3 और नए जिले जोड़ दिए गए, अब फिर से हो गई संख्या 15। कौन कौन से नए जिले जुड़े हैं? तो देखिए तसेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, ये 3 नए जिले हैं जो जुड़े हैं। इससे पहले जो 12वां जिला जुड़ा था वो नोकलाक बना था, ठीक है। ये नोकलाक जो है ये 12वां जिला बना था, बाकी 13वां, 14वां और 15वां जिला ये तीनों बन गए हैं। तो अब नागालैंड में हो गए हैं टोटल 15 जिले। नागालैंड आया है, नागालैंड आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है नागालैंड, ये रहा नागालैंड, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को यह स्थापित हुआ, भारतीय राज्य के रूप में पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से ये अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। यहाँ की राजधानी होती है कोहिमा। यहाँ के करंट टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्यू रियो। जगदीश मुखी जी को अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है राज्यपाल के रूप में। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी, जो कि हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पर झीलों के बारे में बात करें तो सिरोही झील है, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है और नाटंगी नेशनल पार्क। नाटंकी नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लोकनृत्य में रेगमा, जेलियांग वगैरह है, यहाँ पर मनाया जाता है, प्रमुख लोक नृत्य है। नागालैंड से भी क्वेश्चन आए थे। नागालैंड से एक क्वेश्चन आया था नागा खीरा या कहें नागा कुकुम्बर, इसको जीआई टैग अभी मिला हुआ था। और नागालैंड की पुलिस ने अभी कॉल योर कॉप नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप नाम से अभी 1 दिसंबर को इसी महीने में तो नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया, 59वां स्थापना दिवस। अभी कल की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा नागालैंड के जो ये सीएम हैं नेफ्यू रियो जी, इन्होंने अभी ILP मॉड्यूल लॉन्च किया था। ILP मॉड्यूल यानी इनर लाइन परमिट मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल भी नागालैंड का है। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों किसने? MR रादुकानु ने। MR रादुकानु दोस्तों इंग्लैंड की ये खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं। अभी आपको याद होगा US ओपन इन्होंने जीता हुआ है। US ओपन जीतने वाली ये ब्रिटेन की सबसे युवा खिलाड़ी बनी थी, सबसे कम उम्र की महिला बनी थी, ठीक है। ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। तो इनको BBC ने, BBC यानी कि होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसने अभी हाल ही में इनको स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अभी BBC के अवार्ड्स की घोषणा हुई है। इसमें कई प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं, कुछ और जो महत्वपूर्ण है, एक है हेलेन रोल्सन पुरस्कार। तो हेलेन रोल्सन पुरस्कार जो है वो जेन बेट्टी को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया सिमोन बाइल्स को। तो ये 2 अवार्ड भी आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही MR रादुकानु का है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है। ब्रिटेन में ये रहने वाली है, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, ठीक है, MR रादुकानु।
अभी बीबीसी ने दोस्तों कुछ और अवार्ड्स दिए थे। बीबीसी चर्चे में अभी आया था जब बीबीसी ने दोस्तों इंडिया में कोनेरू हम्पी आप जानते हैं ना, उनको बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। क्या दिया था? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया था। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया था उसने अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था उसने मनु भाकर को। तो ये भी तीनों आप याद रखेंगे, उसने भारत में जो अवार्ड दिया था उनके नाम है। इसके अलावा अभी रजनी कौल के बारे में मैंने आपको बताया था ना। रजनी कौल कौन है? ये बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। इनका अभी निधन हो गया, ठीक है। तो रजनी कौल जी का निधन हुआ, जो कि बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, स्थापना 1922 में हुई थी। लंदन में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं रिचर्ड शॉर्प। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत जी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार रावत जी चाइना में भारत के अब एम्बेसडर होंगे, राजदूत होंगे। ये रहे प्रदीप कुमार रावत जी। ये इससे पहले किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भारत के राजदूत हुआ करते थे। 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। विक्रम मिश्री जी का ये स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो गैब्रियल बोरिक बन गए हैं दोस्तों चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ और गैब्रियल बोरिक ने वो चुनाव जीत लिया है। यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं, काफ़ी युवा है, सबसे युवा हैं ये। 35 वर्ष की इनकी उम्र है और ये एक छात्र नेता थे। छात्र नेता के बाद ये राजनीति में आए। इस बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। 55.87% वोट हासिल करके जोस एंटोनियो को हरा दिया इन्होंने। चिली क्या है? चिली दोस्तों एक दक्षिण अमेरिकी देश है। चलिए अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ। राजधानी इसकी सैंटियागो है और मुद्रा है चिलियन पेसो। तो वर्ल्ड मैप में आ गए हम लोग। देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो देखिए इधर ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद इधर आएंगे आप, ये है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड में जो कंट्री है ना, यही है चिली। ये देखिए ये जो है ये चिली है और चिली की कैपिटल मैंने आपको बताया सैंटियागो, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है पेसो, ठीक है। क्या होती है? चिलियन पेसो। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए आप लोग के कहने पर ये सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाया करो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ सकते हैं। रोजाना वीडियोज आएंगी अब से। तो आज ज्योग्राफी की भी इंडिया मैप से वीडियो आने वाली है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजकीय गीत है? किस राज्य में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम से जुड़ जाओ। जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आने वाला है, ये सब चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया जाता रहता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हो। MZT एजुकेशन सर्च करना है और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।